अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। कॉम्पटन इफेक्ट देख लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने डिस्कस कर लिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ को हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका जो रेडिएशन वाला पार्ट है उसमें एक टॉपिक हमारे पास बच जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। साथ ही साथ हम फोटोन को भी डिस्कस करेंगे, कई बार फोटोन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो फोटोन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला जो फोल्डर है उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, और आप लोग कर भी रहे होंगे वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि वहां पर मैंने कर लिए। कुछ एक क्वेश्चन जो होंगे वो मैं बता दूंगा तुम्हें। बाकी जो थ्योरी है वो फर्स्ट चैप्टर की आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हाइजेनबर्ग, वो एक ही दिन का होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उससे रिलेटेड जो भी छोटे मोटे कंसेप्ट होंगे वो कल हम निपटा लेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, मेन क्वांटम मैकेनिक्स, ऑपरेटर वगैरह, ये सब चीजें डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ भाई, जो ऑनलाइन है प्लीज एक बार यार कमेंट वगैरह करके बता दो, स्टार्ट की जाए नहीं की जाए। तुम्हारे कमेंट्स अपडेट कर दो एक बार, जो भी ऑनलाइन है, कि क्लास स्टार्ट की जाए या नहीं की जाए। मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए बोल रहा हूं। चलिए भाई, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से? फोटोन से, है ना। मैंने कहा फोटोन, हालांकि पढ़ाया नहीं जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फोटोन के ऊपर, तो मैं फोटोन से स्टार्ट कर रहा हूं। फोटोन, आइंस्टीन की जो इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसके अकॉर्डिंग, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, जो फोटोन है वो एक बंडल है एनर्जी का, जिसको क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, तो आइंस्टीन की जो क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो प्रोपोगेट करती है इन बंडल ऑफ लाइट्स। वो बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, जिसको, उस बंडल ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, light propagates in the bundles of energy, and each bundle is called photon. Each bundle is called photon and possess energy. हर एक बंडल को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, और इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ये बात बहुत ही आसान सी बात है, मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये समझ में आती होगी। इन केस अगर आपको इंटरप्शन हो क्लास में, क्लास आपको ऐसा दिखे अटक अटक कर आ रही हो, तो ये जो क्लास है रिकॉर्डेड में भी आ जाएगी, तो वहां पर इसको देख लेना तुम लोग। ठीक है, रीजन बिंग की अभी जो अपलोड लिंक है वो शायद कमजोर आ रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि क्लास इंटरप्ट हो के तुम्हें दिखे। अगर ऐसा हो तो इसको बाद में भी देख लेना तुम लोग। फिर फोटोन की अगर हम बात करें तो फोटोन क्वांटा ऑफ एनर्जी होता है, ये सब लोग जानते हैं, मैंने कोई नई बात तुम्हें नहीं बताई है। फिर इसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं, टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कि एनर्जी ऑफ फोटोन आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे वेवलेंथ पूछ ली जाती है, आपसे नंबर ऑफ फोटोन जो है, जिसके क्वेश्चन आपको पहले लेक्चर के अंदर देखने को भी मिले होंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले हैं, वो बड़ा हिट फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ फोटोन किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो वो चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन की मैं बात कर लूं। एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू जो है वो होती है फ्रीक्वेंसी, और एच का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट। ये जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स है, 6.63 लिखते हैं, कई जगह 64 लिखते हैं, इंटू 10⁻34। यूनिट इसकी जरूर याद रखना, मैंने एक लेक्चर के अंदर आपसे पूछा भी था कि इसकी यूनिट बता देना मेरे को, पर अभी तक किसी ने बताई नहीं है। तो यूनिट इसकी होती है जूल सेकेंड। तो यहां एच जो होता है, ये एच होता है प्लांक कांस्टेंट, ये एच होता है प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और ये जो न्यू होता है, ये न्यू, इस न्यू को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है वेव्स के अंदर, फॉर्मूला ये होता है कि न्यू इक्वल्स टू होता है C/λ। C होती है लाइट की स्पीड, क्योंकि यहां फोटोन की बात चल रही है।
तो इसको आप v इक्वल्स टू एफ लैम्डा भी लिख सकते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होती है, लैम्डा किसका काम करती है, डिस्टेंस का काम करती है, इसलिए हम यहां से लिख रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। अब किसी क्वेश्चन के अंदर आपको फोटोन की वेवलेंथ दे दी और आपसे पूछ लिया कि फोटोन की एनर्जी बताओ, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। पर अगर ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो फिर कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी करनी पड़ेगी, इतना टाइम अपने पास होता नहीं है। तो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि अगर एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको एनर्जी चाहिए तो उसका आप सीधा सा फॉर्मूला लिखते हो ये वाला 12400 वाला, है ना। 12400 वाला एग्जैक्ट वैल्यू आती है, वो आती है 12375 अपॉन लैम्डा, और ये किस में होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग में। और इसकी नियर अबाउट वैल्यू अगर लिखनी हो तो नियर अबाउट वैल्यू लिखी जाती है 12400 मतलब राउंड फिगर में अपॉन लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग। अब कई बार एग्जामिनर का दिमाग सरका हुआ होता है तो वो लैम्डा में आपसे आंसर नहीं देता, आपको वेवलेंथ जो है वो लैम्डा में नहीं देता, वो वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दे देता है। तो अगर वो नैनोमीटर में आपको दे रहा है तो इस केस में आप ये फॉर्मूला ऐसा लिखोगे 1240 अपॉन लैम्डा, और यहां पर हो जाएगा नैनोमीटर में, ये किस में हो जाएगा, नैनोमीटर में। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से यहां सॉल्व ये हम कर पाएंगे। यहां तक क्लियर है सब चीजें? बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? फिर उसके बाद हमें पूछा जाता है मास ऑफ फोटोन। अब मास ऑफ फोटोन है जो इसके साथ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। मास ऑफ फोटोन की बात करें तो एक तो इसका होता है रेस्ट मास। तो रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो होता है 0। इसका जो रेस्ट मास होता है यानी कि एम नॉट जिससे लिखा जाता है, वो एम नॉट मास, इसका रेस्ट मास होता है 0। बाकी अगर मैं दूसरे पार्टिकल की बात करूं, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, तो उनका कुछ ना कुछ रेस्ट मास होता है, पर फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं मास ऑफ फोटोन की बात करूं, मैं बात करूं किसकी, मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन, तो सबसे पहली लाइन जो ये है ये मैं लिख रहा हूं, और बड़ा ही हिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद करके रखना। रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, है ना। बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, 0 होता है। रेस्ट मास जो होता है फोटोन का 0 होता है, जबकि इसका जो इफेक्टिव मास है वो 0 नहीं होता। इसका जो इफेक्टिव मास है वो 0 नहीं होता। अब ये इफेक्टिव मास का क्या चक्कर है, हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा होता है एग्जैक्टली जो ई की इक्वेशन होती है वो ये होती है mc²। हम जो रिलेटिविस्टिक थ्योरी से लिखते हैं, रिलेटिविटी थ्योरी से जो हम इक्वेशन लिखते हैं, रिलेटिविटी थ्योरी से हम ऐसे एक इक्वेशन लिखते हैं, E इक्वल्स टू अंडर रूट p² c² प्लस m0² c पावर 4, m0² c पावर 4, और ये जो E है ये किसके इक्वल होता है, mc² के इक्वल होता है। और यहां से ये p² c² प्लस m0² c पावर 4। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो रेस्ट मास कौन सा है, ये m0 जो है ये रेस्ट मास है, m0 को जो है रेस्ट मास है, तो m0 की वैल्यू 0 है। तो ये m0 यहां से 0 बनता है, तो यहां से फिर हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये E की वैल्यू E रह जाएगी, तो ये हमारे पास निकल के आता है फिर PC। फिर यहां से ही हम इसका क्या निकालते हैं, मोमेंटम वगैरह जो भी हमें निकालना होता है वो निकालते हैं। तो E इक्वल्स टू mc², और एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिखा जाता है। तो इसका जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, 0 होता है। रेस्ट मास इसका 0 होता है, तो यही फॉर्मूला मैंने यहां नीचे ले लिया वापस से। तो E इक्वल्स टू mc² इक्वल्स टू h न्यू, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और न्यू किसके बराबर होता है, c अपॉन लैम्डा। तो mc² h c अपॉन लैम्डा, c से c कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास मास का फॉर्मूला बनता है h अपॉन लैम्डा c। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनता है, h अपॉन लैम्डा c। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला हम ये मास का ये लिख सकते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं मास इक्वल्स टू, या फिर हम ये लिख सकते हैं E अपॉन c², ये भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो h न्यू अपॉन c², या फिर आप लिख सकते हो h न्यू अपॉन c²।
और ये वाला जो मास है, ये जो मास यहां पर आ रहा है, इस मास को हम कहते हैं काइनेटिक मास। काइनेटिक मास और इफेक्टिव मास, काइनेटिक मास और इफेक्टिव मास। तो आगे से मेरी बात आपको यह याद रहनी चाहिए कि जब भी फोटोन की बात होगी तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होगा पर उसका इफेक्टिव मास 0 नहीं होगा। फोटोन का रेस्ट मास 0 होगा पर उसका इफेक्टिव मास 0 नहीं होगा। इफेक्टिव मास को हम किस किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? हम ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहे हैं, इन फॉर्मूला से हम इफेक्टिव मास की वैल्यू निकालेंगे। यहां जो ये रिलेशन बन रहा है, ये वाला रिलेशन E इक्वल्स टू पी सी, यहां से आपको एक मोमेंटम का फॉर्मूला पता लगेगा P इक्वल्स टू E बाय सी, जिसको मैं आगे चल के लिखने वाला हूं। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे किसकी? मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोमेंटम ऑफ फोटोन और वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मैं ये फॉर्मूला आगे चल के लिखूंगा। यहां से मैंने ये रिलेशन बनाया रिलेटिविटी थ्योरी से, E इक्वल्स टू पी सी, क्योंकि इसका रेस्ट मास 0 है। तो ये E बन रहा है, E इक्वल्स टू क्या हो गया? पी सी, और P किसके बराबर हो गया? E अपॉन सी। तो P किसके बराबर हो गया? E अपॉन सी। तो यहां से हमने ये लिखा वी नो दैट कि जो E आया हमारे पास, E वो किसके इक्वल है? पी सी। तो यहां से P की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? E अपॉन सी। E अपॉन सी। साथ ही साथ, क्योंकि जब मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं, लीनियर मोमेंटम, वो किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहां पर किसकी होगी? लाइट की वेलोसिटी होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, फोटोन की बात चल रही है। तो ये हो गया m इंटू सी, m इंटू सी। तो यहां से हम मोमेंटम को और क्या लिख सकते हैं? m इंटू सी भी लिख सकते हैं, m इंटू सी भी लिख सकते हैं। तो ये जितने भी फॉर्मूला बन रहे हैं ये मोमेंटम के, इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हो आप? E की जगह आप h न्यू लिख दो, h न्यू अपॉन सी। अब क्योंकि C इक्वल्स टू होता है न्यू इंटू लैम्डा, C की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? न्यू इंटू लैम्डा। एक मिनट रुकना भाई, ये क्या हो गया? हाँ, C की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? न्यू इंटू लैम्डा होती है। तो न्यू अपॉन सी, न्यू अपॉन सी जो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। न्यू अपॉन सी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा। तो यहां से ये P का फॉर्मूला आप ऐसा भी बना सकते हो, P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा भी आप बना सकते हो। क्लियर है यहां तक मेरी बात? P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा भी आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। अब ये फॉर्मूला कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे डी ब्रोगली का फॉर्मूला। अब इसके साथ एक कंसेप्ट जुड़ता है डी ब्रोगली का। क्या कंसेप्ट जुड़ता है? यहां पर जो मैंने लिखा कि जो फॉर्मूला है लैम्डा, ये फॉर्मूला बनाया ना मैंने यहां से, ये P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। तो देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो अभी मैंने लिखा रिलेटिविटी थ्योरी से, तो रिलेटिविटी थ्योरी अगर मैं लगाता हूं तो वो रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं लैम्डा की वैल्यू अगर लिखना चाहूं, तो लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहूं, एनर्जी के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं? E इक्वल्स टू क्या होता है? E इक्वल्स टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? एच सी अपॉन ई लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? एच सी अपॉन ई। रिलेटिविटी थ्योरी से हमने ये देखा कि E जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। सिंस एम नॉट सी स्क्वायर कितना हो रहा है? 0। एम नॉट की वैल्यू 0 हो रही है, एम नॉट की वैल्यू 0 हो रही है। तो E की वैल्यू क्या बन गई? पी सी बन गई। E की वैल्यू क्या बन गई? पी सी बन गई। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कि इफ E इज लार्जर, E इज लार्जर देन, आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि E इक्वल्स टू पी सी। और E इक्वल्स टू यदि पी सी हो गया तो यहां पर आपने क्या लिखा? लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन, इसकी जगह क्या लिखा? पी सी, यहां से ही कट गया
तो लैम्बडा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, h/p। और डी ब्रोगली के केस में हमने ये देखा था कि जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर होती है, h/p। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि एट हायर एनर्जी wavelength of photon is equal to wavelength of d Broglie, या is equal to d Broglie wavelength, is equal to d Broglie wavelength, is equal to d Broglie wavelength। ठीक है, हायर एनर्जी के ऊपर जो फोटोन की वेवलेंथ है वो किसके इक्वल होती है, डी ब्रोगली की वेवलेंथ के इक्वल होती है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं, अगर आपने देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं, देखने वाले हो तो वहां पर इसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा। वहां पर भी खैर मैं सेम रीजन बता रहा हूं कि आंसर ये सेम क्यों आ रहा है, पर थ्योरी में हम बात कर रहे हैं तो थ्योरी में भी मैंने बता दिया। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी, मास ऑफ फोटोन की, कि फोटोन का मास कैसे निकालेंगे, मोमेंटम कैसे निकालेंगे। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन्स। नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन्स, नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन आपको निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं n इक्वल्स टू p/e। जहां p जो होता है, p होती है पावर, है ना, फोटोन्स, नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन्स पर सेकंड है, पर सेकंड, मैं यहां भी ये भी लिख देता हूं, पर सेकंड, फोटोन्स पर सेकंड। फोटोन से अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ये जो P है, ये P है पावर, और E है क्या, E है एनर्जी। ठीक है, E का मतलब है एनर्जी और P का मतलब है पावर। तो P यहां पर जो है वो पावर है, पावर, और ये जो E है, इस E का मतलब है एनर्जी। P का मतलब है पावर और E का मतलब है एनर्जी। ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन्स पर सेकंड। क्या बन रहा है, नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन्स पर सेकंड। अब यहां से इस फॉर्मूला को आप चेंज भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, E की वैल्यू hc/λ होती है, तो P, E की वैल्यू आपने रखी hc/λ। तो अगर आपको E गिवन नहीं है, आपको लैम्बडा गिवन है, तो उस केस में फिर आप इस फॉर्मूला को इस तरह से यूज करोगे। क्लियर, उस केस में आप इस फॉर्मूला को इस तरह से यूज करोगे। उसके बाद इसमें एक टर्म आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको निकालना है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी क्रॉसिंग, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर सेकंड नॉर्मली, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड नॉर्मली। एक टर्म आता है इसमें इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है I से, और ये होता है I/T इंटू A। तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली पर सेकंड, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली पर सेकंड, यहां लिखा मैंने AT। तो E का मतलब हो गया एनर्जी, A का मतलब हो गया एरिया, और T का मतलब हो गया टाइम। T का मतलब हो गया टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप पावर भी कहते हो, है ना। तो सिंस पावर जो है, पावर वो किसके बराबर होती है, E/T। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो P/A, यानी कि पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया नॉर्मली, या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मली पर सेकंड, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड नॉर्मली इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इसका कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पर ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से बदल के पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले E/E/AT, या फिर ऐसे पूछ ले P/A, इस फॉर्म में पूछ ले। अब अगर मैं इसको P/A के फॉर्म में लिख रहा हूं, के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो यहां पर ये बड़ा काम का सौदा है। अब यहां पर एरिया कैसे लिया जाएगा, एरिया। अब उस एरिया के लिए यहां पर फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, यदि कोई पॉइंट सोर्स है, कौन सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स
से आर डिस्टेंस पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है। किस डिस्टेंस पर निकालनी है? आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम वो पॉइंट सोर्स है उसको स्पेरिकल मानते हैं। तो फॉर पॉइंट सोर्स, मैं यहां सीधा सीधा लिख रहा हूं, फॉर पॉइंट सोर्स एरिया जो है हम किसका लेंगे? स्पेयर का लेंगे। क्या लेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर पॉइंट सोर्स की जब भी बात होगी तो उस केस में हम आई की वैल्यू लिखेंगे P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। जब भी पॉइंट सोर्स की बात होगी तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? जब भी पॉइंट सोर्स की बात होगी तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो रेसिप्रोकल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इंटेंसिटी जो है वो रेसिप्रोकल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। क्वेश्चंस वगैरह मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इसके जो आते हैं वो मैंने करा दिए हैं। और ये इसके फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। भाई वो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले फोल्डर के क्वेश्चंस जरूर करते हुए चलना, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने सारे हो जाएंगे। तुम अगर ये सोचोगे कि मैं लास्ट में करूंगा या लास्ट में करूंगी तो फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स ही मैकेनिक्स के अगर मैं बात करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन ही करीबन 300 350 प्लस चले जाएंगे। और ऐसे तुम्हारे पास करीबन काफी 8-10 सब्जेक्ट बनेंगे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन तुम्हारे पास 1500 प्लस के आसपास क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। और अगर तुम इस चक्कर में बैठे हो कि अभी थ्योरी देख लेते हैं लास्ट में क्वेश्चन कर लेंगे या आराम से कर लेंगे, तो फिर फंस जाओगे। क्योंकि मेरे एंड पे तो मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, मेरे को याद रहते हैं तो मैं कर लेता हूं, और तुम्हें उनको सॉल्यूशंस को देखना भी है, फिर उसको नोट्स वगैरह आपने जो बनाते हो उसमें लिखना भी है, तो बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए साथ साथ करते हुए चलना सारी चीजें। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है सभी? तो अब इसमें हमारा जो बच जाता है वो बच जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हम डिस्कस करेंगे किसको? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जो भी रेडिएशन लाइट आ रही है, जो भी ईएम वेव्स आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी उसके ऊपर आ रहे हैं, उसको सभी को वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले। यानी कि जिसका एब्जॉर्बिटिविटी कॉफिशिएंट, जिसका एब्जॉर्बिटिविटी कॉफिशिएंट 1 हो, तो उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। आइडियली कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती है। एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम एक बॉडी को ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं। उस ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक कैविटी लेते हैं, उस कैविटी में एक होल बना देते हैं हम, और उसकी जो अंदर की वॉल है, उसके अंदर की जो दीवारें हैं, उसको ब्लैक पेंट कर देते हैं पूरा पूरा। और ये जो कैविटी हम बनाते हैं उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। वो टेम्परेचर फिक्स रखा जाता है, उस टेम्परेचर को फिक्स रखा जाता है। जब ये कैविटी की वॉल जो है वो गर्म हो जाती है, जब उसका टेम्परेचर जो हमने रखा हुआ है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब वो गर्म हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालने लगती है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेंगी तो वो अंदर ही अंदर घूमेंगी, तो अंदर ही अंदर वो एब्जॉर्ब भी हो रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है। सेम टाइम पर वो एब्जॉर्ब भी हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है। और एक होल छोड़ा हुआ है जिससे कि वो बाहर निकल जाएगी ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के लिए कि अंदर चल क्या रहा है। तो वो जो पूरा का पूरा बनता है उसको हम बोलते हैं कैविटी, है ना, ब्लैक बॉडी। और इसके जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, उस रेडिएशन का सबसे पहले पता लगाया कि क्या अंदर चल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले ग्राफ बनाया किसने? ल्यूमर और प्रिंगजिम ने। ल्यूमर और प्रिंगजिम ने सबसे पहले जो अंदर से रेडिएशन आ रही थी उसकी जो एनर्जी है और वेवलेंथ है उसके लिए ग्राफ बनाया। तो वो ग्राफ के कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं लिख रहा हूं। मैं ये सब कुछ नहीं लिख रहा हूं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है और कैविटी क्या होती है, ये सब मेरे हिसाब से सबको पता होगा। तो ब्लैक